गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 1857 की क्रांति के परिणामों का अध्ययन करेंगे। 1857 ईस्वी का विद्रोह या क्रांति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तथा कभी न भूलने वाली घटना मानी जाती है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी से चला आ रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में आ गया। इस विद्रोह ने जहां अंग्रेजों के कुशासन व अत्याचारों से कुछ राहत दी, वहीं पर इस समय भारतीयों में राष्ट्र के प्रति प्रेम व एकता की भावना भी भर दी। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह ने भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग भी रास्ता भी बना दिया। इस विद्रोह के भारतीयों के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन पर बहुत ही दूरगामी या गहरे प्रभाव पड़े कि इस विद्रोह ने भारतीयों के हर प्रकार के जनजीवन में प्रभाव डाले हैं, जिनका बच्चों वर्णन इस प्रकार है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण कि जो इस विद्रोह के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव रहे हैं बच्चों, वो इस प्रकार हैं। जैसे कंपनी के शासन का अंत कि सबसे पहले हमने देखा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा ये कि भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया। कंपनी का शासन 1757 में स्थापित हुआ था। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ भारतीय शासन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और इस पे ब्रिटिश शासन ने अपनी सर्वसत्ता स्थापित कर ली थी। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहायता से ही प्रभाव स्थापित करती थी। कंपनी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना ही था। अंग्रेजों द्वारा रेल, व्यापार, बैंकिंग, खानों, चाय बागानों, जूट मिलों आदि में धन निवेश किया गया, जिससे कि बच्चों के अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा सके। कंपनी की इस नीति से भारतीयों का बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण हो रहा था, जिससे परेशान होकर भारतीय जनता ने या लोगों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में बच्चों बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस विद्रोह के तुरंत बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी और भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सम्राट का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि सम्राट का मानना था कि भारत में भ्रष्ट शासन के लिए कंपनी ही उत्तरदायी है। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड में कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए मांग भी जोर पकड़ रही थी। तो विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह अवसर दे दिया था। 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन। क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी की महारानी की घोषणा के अनुसार कंपनी का राज्य समाप्त करके भारत का राज्य ताज के अधीन कर दिया गया। भारत का शासन चलाने के लिए ब्रिटिश संसद के एक सदस्य को भारत सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और उसकी सहायता के लिए बच्चों 15 सदस्यों की एक काउंसिल नियुक्त की गई थी। संचालक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की सारी शक्तियां भारत सचिव को सौंप दी गई। 15 सदस्यों की समिति को उस समय इंडिया काउंसिल का नाम दिया गया और अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, जबकि उसके अधीन क्षेत्रों में वह गवर्नर जनरल ही रहता था। नेक्स्ट, मुगल वंश का अंत। 1857 की क्रांति ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल सम्राट बाबर द्वारा स्थापित किए गए मुगल वंश का अंत कर दिया। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाही ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था
और शांति के दमन के समय ब्रिटिश फौजों ने सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा करके मुगल सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया और उसे रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1863 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का दीपक भी हमेशा के लिए बुझ गया था। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। 1857 ईस्वी की क्रांति का शासन, या हम कहेंगे क्रांति का जो शासन था, नीति, उसकी नीति पर भी इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। क्रांति के बाद जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र निकाला, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया। इसकी कुछ एक मुख्य बातें थी, जिसमें पहले भविष्य में राज्य विस्तार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब था बच्चों कि आगे आने वाले समय में कि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश सरकार कि किसी भी देशी राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल नहीं करेगी। देशी नरेशों व नवाबों के साथ ब्रिटिश सरकार ने समझौते किए और सरकार उन समझौतों का आदर भी करेगी और उनके अधिकारों की सुरक्षा भी करेगी। धार्मिक सहनशीलता एवं स्वतंत्रता की नीति का भी पालन किया जाएगा। भारतीयों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाएगा और उनसे कल्याण के कार्य भी किए जाएंगे। प्राचीन रीति रिवाजों आदि का संरक्षण किया जाएगा। निष्पक्ष रूप से सभी भारतीयों को कानून के समक्ष बराबर समझा जाएगा। योग्यता के अनुसार बिना किसी पक्षपात के सभी को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और सभी विद्रोहियों को भी माफ़ कर दिया जाएगा जिन्होंने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की। इस घोषणा को भारतीय का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। यद्यपि इस घोषणा की बहुत सी बातों को तो लागू किया ही नहीं गया, ये केवल एक घोषणा पत्र ही रह गया। लेकिन यह घोषणा 1919 ईस्वी तक भारतीय शासन का आधार बनी रही और भारतीय नरेशों को संदेह देकर उनके गोद लेने के अधिकार की पुनर्स्थापना भी कर दी गई थी। नेक्स्ट, भारत ब्रिटिश संबंधों में कटुता। 1857 ईस्वी से पहले भी भारत व ब्रिटेन के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन इस क्रांति के बाद तो हम कहें अंग्रेजों व भारतीयों के संबंधों में और भी कटुता आ गई थी और इस कटुता का अंत तक भी, इस कटुता को आखिरी समय तक भी नहीं मिटाया गया या ख़त्म नहीं किया गया। क्रांति की अवधि में दोनों जातियों दोबारा एक दूसरे पर किए गए अत्याचारों के कारण दोनों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई। इस घृणा तथा अविश्वास का देश की राजनीति तथा शासन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। विद्याधर महाजन ने बताया है कि विद्रोह ने भारतीय जीवन की चाल को ही बदल दिया था। इसने यूरोपीय और भारतीय लोगों के बीच में खाई को और भी चौड़ा कर दिया। नेक्स्ट, देशी शासकों के प्रति नीति में बदलाव। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा देशी राज्यों के प्रति अपनाई गई विलय की नीति थी। यही कारण था कि जिन देशी शासकों के राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे, उनके शासकों ने 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह की समाप्ति पर देशी राज्यों के प्रति नई नीति अपनाई। उन्होंने देशी राज्यों के विलयकरण की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। इसके अलावा देशी शासकों को पुत्र गोद लेने की भी अनुमति दे दी गई। गोद के लिए हुए पुत्र का उत्तराधिकार संबंधी अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में कहा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि उनके आंतरिक कार्यों में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें यह भी आश्वासन किया गया कि उनके साथ की गई संधियां और अधिकारों एवं प्रतिष्ठा का ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से सम्मान करेगी।
लेकिन महारानी विक्टोरिया की ये सभी घोषणाएं, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं आपको, कि केवल कागजी बनी रही और अति शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार ने देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में या कार्यों में दखल देना शुरू कर दिया बच्चों। उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए गए। देशी शासकों को ब्रिटिश रानी या सम्राट के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट करनी पड़ती थी। वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी राज्य के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने केवल उन्हीं देशी शासकों को सम्मानित किया या पदवियां दी जिन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की बच्चों सहायता की थी। नेक्स्ट, फूट डालो शासन करो की नीति। 1857 ईस्वी के विद्रोह से पूर्व अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक आधार पर एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। यही कारण था कि भारतीयों ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अब अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने शुरू कर दी थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में विभाजित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने मुसलमानों के प्रति सद्भावना दिखानी शुरू कर दी थी। आगे चलकर दोनों जातियों के बीच में मतभेद और भी गहरे होते चले गए थे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रवाद का उत्थान। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हम कहेंगे ये रहा कि इससे भारत में राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न हो गए थे। इस विद्रोह का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया था। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर था कि जब भारतीयों ने इतने बड़े स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, क्योंकि इस समय तक हमने भारतीय जनता अंग्रेजों से दबी हुई थी और वो ये समझती थी कि हम इनके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते, इनका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अब जब वो कि पूरा जनमानस इकट्ठा हो गया था और अब लगा उन्होंने कि हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। इस विद्रोह में सैनिकों नाना साहब, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, कुंवर सिंह जैसे शासकों के साथ साथ जनसाधारण जनता ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया बच्चों। 1857 के विद्रोह में हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इससे भारतीयों में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया था और इस विद्रोह की असफलता के बाद भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना बनी रही। भविष्य में होने वाले आंदोलन में सभी भारतीयों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया था, क्योंकि हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ही कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। जातीय शत्रुता में वृद्धि। 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और भारतीयों के बीच जातीय शत्रुता शुरू हो गई। विद्रोह में दोनों ने एक दूसरे पर खूब अस्त्र शस्त्र चलाए। भारतीयों ने जो भी यूरोपीय स्त्री, पुरुष, बच्चा मिला उसे मौत के घाट उतार दिया। यूरोपियनों ने भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने शहरों में ही कत्लेआम नहीं मचवाया, बल्कि गांव वासियों को भी जलाकर राख कर दिया गया। दोनों जातियों के बीच शत्रुता इतनी अधिक बढ़ गई कि वे एक दूसरे की शक्ल देखना भी, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। विद्रोह की समाप्ति पर अंग्रेज भारतीयों को निमन से ही समझते रहे। विद्रोह ने दोनों के बीच मतभेदों को और भी गहरा बना दिया था। उच्च पदों पर नियुक्ति। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, जिसमें हमने आपको पहले बताया है कि भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति का त्याग किया जाएगा और उन्हें बिना किसी रंगभेद के योग्यता के आधार पर उच्च नौकरियां दी जाएंगी। कि इससे पहले भारतीयों के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था। योग्य होने पर भी भारतीयों की नियुक्ति उच्च पदों पर नहीं की जाती थी। अंग्रेजों दोबारा नौकरियों के विषय में आश्वासन देना ही बहुत एक राहत भरा कार्य था। इसके अलावा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की लगभग किसी भी बात को आगे आने वाले समय में लागू नहीं किया गया था। सांप्रदायिकता एवं घृणा की उत्पत्ति। 1857 ईस्वी के विद्रोह में दोनों जातियों अथवा
हिंदू और मुसलमानों ने एकता का परिचय दिया था। उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बच्चों विद्रोह किया, परंतु अंग्रेजों ने सिखों और गोरखों की सेना की सहायता से विद्रोहियों को बुरी तरह से कुचल दिया और मुसलमानों पर अनेक अत्याचार किए। इससे मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति कटुता की भावना उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने भी उनके बीच संदेह उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने मुसलमानों का समर्थन करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों जातियों के बीच में सांप्रदायिकता के भाव उत्पन्न होने लगे। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वैसे वैसे ही हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंधों की कटुता और सुदृढ़ होती चली गई। धर्मनिरपेक्ष नीति कि 1857 के विद्रोह का एक मुख्य कारण यह था कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में ईसाई धर्म का जोरों पर प्रचार करती रही थी। धर्म प्रचार के मामले में कंपनी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। वे बलपूर्वक या लालच देकर हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाने का कार्य करते थे। यही कारण था कि अंग्रेजों की धार्मिक नीति से परेशान होकर भी भारतीयों ने विद्रोह में भाग लिया था। परंतु विद्रोह की समाप्ति के पश्चात विक्टोरिया ने जैसे घोषणा की थी कि इसके पश्चात किसी भी व्यक्ति पर ईसाई धर्म को जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। उनके अनुसार, विक्टोरिया के अनुसार, कि हम अपनी प्रजा के किसी भी सदस्य पर अपने धार्मिक विचारों को नहीं थोपेंगे और न ही हम प्रजा के धार्मिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन ये केवल कहने की बात थी कि उनकी कोई धर्मनिरपेक्ष नीति भी नहीं थी। पश्चिमी शिक्षा का विकास। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी रहा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का जोरों से प्रसार किया गया। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके बाद 1859 में शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वेक्षण भी की गई। 1882 एवं 83 ईस्वी में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया, जिसने सुझाव दिया कि सरकार को कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों के लिए अनुदान देना चाहिए। उसे प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके पश्चात शिक्षा का जोरों से प्रसार हुआ और 1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय तथा 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद भी शिक्षा का निरंतर प्रसार होता रहा। आर्थिक प्रभाव। आर्थिक शोषण। कंपनी के शासन के में भारत का बहुत आर्थिक शोषण हुआ। कुटीर उद्योगों के पतन से लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। 1857 के विद्रोह के पश्चात भी भारत का शोषण ऐसे ही जारी रहा। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा, जिससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। अंग्रेजों ने वित्त की कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर धन या फालतू धन भारत में लगाना शुरू कर दिया और उससे काफ़ी आर्थिक लाभ कमाया। उन्होंने भारतीय व्यापार एवं उद्योगों को भी खूब हानि पहुंचाई। अंग्रेज अधिकारी भी अनुचित तरीके से अपने जेबें भरते रहे, क्योंकि यहाँ इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी थे जो कि वो भी करप्ट थे, वो भ्रष्ट थे। देश दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था। विल्सन तथा लैंग जैसे निपुण कहें वित्त अधिकारियों ने भारत में इंग्लैंड के वित्त सुधारों को लागू किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के व्यापार में लगभग 360% की वृद्धि हो गई। अंग्रेजों ने भारत में चाय, जूट, पटसन के निर्यात पर भी शुल्क लगा दिया ताकि ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल भेजा जा सके और बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाया जा सके। यही कारण था कि अंग्रेज़ों ने भारत में आधुनिक उद्योगों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया, उनको सहारा नहीं दिया ऊपर उठने के लिए। नेक्स्ट, कृषि सुधार। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कृषि के विकास पर बल दिया गया। अंग्रेज़ों ने काश्तकारों को जो अनुचित भूमि कर्ज थे उनसे राहत दी और उनके परिश्रम का उचित मुआवजा देने की नीति को भी अपनाया।
1859 ईस्वी के बंगाल किराया कानून के द्वारा काश्तकारों की भूमि पर किराया निश्चित कर दिया गया। इसके अलावा जो किसान 12 वर्षों से अपनी भूमि पर खेती कर रहे थे, उनका भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया है उनको। उनके किराए में वृद्धि केवल केंद्रीय अदालत के द्वारा ही की जा सकती थी। इसके अलावा प्रांतों में भी कृषि तथा कृषि सुधार संबंधी कुछ एक कानून पास किए गए। नेक्स्ट, भारत पर वित्तीय भार बढ़ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, जिससे भारत सरकार का खजाना बच्चों खाली हो गया। उस पर लगभग 98 लाख पाउंड का कर्ज चढ़ गया था। इस वित्तीय संकट का समाधान करने के लिए ब्रिटेन के वित्त मंत्री विल्सन को भारत बुलाया गया। उसने सरकार को सुझाव दिया कि विभिन्न करों में वृद्धि करके वित्तीय संकट पर काबू या नियंत्रण पाया जा सकता है, कि इसलिए अंग्रेजी सरकार ने व्यापारियों पर लाइसेंस कर लगा दिए। उन सभी व्यक्तियों पर आयकर लगाए गए जिनकी आय 300 रुपये से अधिक थी। इसके अलावा मुक्त व्यापार की नीति को भी अपनाया गया। आयात निर्यात के करों में भी कमी कर दी गई और उसने भारतीय जमींदारों पर भूमि कर बढ़ा दिए गए। उनसे और भी अन्य प्रकार के कर लिए गए। इन आर्थिक सुधारों से भारतीय सरकार की स्थिति तो अच्छी होगी, वो तो इस अपने आर्थिक संकट से उभर गई, लेकिन भारतीय जनता की स्थिति इस समय और ज़्यादा बदतर होती चली गई। सैनिक प्रभाव। कंपनी सेना का सरकारी सेना में विलय। 1857 के विद्रोह के पश्चात कंपनी की सेना का विलय सरकारी सेना में कर दिया गया, जबकि इससे पहले कंपनी के पास 2 प्रकार के सैनिक होते थे। पहले कंपनी के सैनिक और दूसरे सम्राट के सरकारी सैनिक। कि पहले प्रकार के सैनिकों की भर्ती कंपनी करती थी और इनमें भारतीय और अंग्रेज सैनिक शामिल होते थे, जबकि दूसरे प्रकार के सैनिकों की भर्ती बच्चों इंग्लैंड में की जाती थी और उसके बाद उन्हें भारत में भेजा जाता था। विद्रोह के बाद कंपनी के शासन को ब्रिटिश सम्राट ने अपने हाथों में ले लिया और उसके साथ ही कंपनी की सेना का विलय भी सरकारी सेना में कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि। भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारतीय सैनिकों ने ही किया था और अब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी करने का निर्णय किया था। अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया। मई 1860 में कैबिनेट के अनुसार इंग्लैंड से भेजी गई यूरोपीय सेना और भारतीय सेना का मिश्रण कर दिया गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 72,000 तक पहुंच गई थी और इसके साथ साथ यह भी निर्णय ले लिया गया कि भारतीय सैनिकों की संख्या में यूरोपियनों की तुलना आधे से भी कम कर दी जाए। इसके लिए 2:1 निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि हो सके तो भारतीयों की संख्या किसी भी कीमत पर आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1861 ईस्वी में अंग्रेज सैनिकों की संख्या 1,35,000 थी, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या केवल 72,000 थी। कि इस तरीके से उन्होंने इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप कि भारतीय सैनिकों की संख्या में भारी संख्या में कटौती करनी शुरू कर दी थी। तोपखाने पर अंग्रेजों का अधिकार। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों पर विश्वास करना बंद कर दिया था। उन्होंने तोपखाना, गोला बारूद या अन्य महत्वपूर्ण शस्त्रों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया ताकि भारतीय भविष्य में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। वे शस्त्रों को भारतीयों के हाथों में सौंपकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। कि इस प्रकार देखा जाता है कि इस विद्रोह ने जो पाठ पढ़ाया उससे 2 बड़े सबक सीखे गए।
देश में पहला तो कि एक ऐसी शक्तिशाली सेना रखी जाए जो पराजित न की जा सके, और दूसरे तोपखाने को अंग्रेज़ों के हाथों में ही रखा जाए ताकि भारतीय विद्रोह न कर सके। कि इस प्रकार की इस चुनौती का सामना करने के लिए ये अंग्रेज़ों ने तोपखाने पर पूर्ण रूप से अपने अंग्रेज़ों का ही अधिकार रखा। नेक्स्ट, सेना में गोरखों और सिखों की भर्ती। 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में गोरखों और सिखों की सेनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब ब्राह्मण सैनिकों के स्थान पर गोरखों और सिखों को अत्यधिक संख्या में सेना में भर्ती किया गया। अंग्रेज़ों की नज़रों में ये सैनिक ज़्यादा भरोसेमंद थे। इसके अलावा बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों की सेना को पहले की तरह ही अलग अलग ही रखा गया ताकि सैनिकों में किसी भी प्रकार की एकता एवं विद्रोह की भावना न उत्पन्न हो सके। इसके अलावा सैनिकों को जाति व सांप्रदायिकता के आधार पर अलग अलग टुकड़ियों में भी संगठित किया गया था। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक प्रेरणादायक घटना है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया, और भविष्य में भी यह इस टाइप के विद्रोह न हो या इस विद्रोह ने भारतीयों को भी प्रेरणा दी थी कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के काल में शहीदों को बड़े गौरव से याद किया गया। 1857 का विद्रोह समाज रूपी ज्वालामुखी का पर्वत का एक ऐसा विस्फोट था जिसमें बहुत सी दबी हुई शक्तियों को निकालने का भी मार्ग प्राप्त हुआ था। यह ज्वालामुखी फटने से सारा सामाजिक ढांचा ही बदल गया। विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही गहरे थे जो आगे के अनेक वर्षों तक भी रहे। भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की मंजिल तक पहुंचने के लिए लगभग पूरी एक शताब्दी तक संघर्ष करना पड़ा, और परंतु क्रांति व्यर्थ नहीं गई बच्चों। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले, और इस क्रांति से हम कहेंगे इसने भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अनेक प्रकार क्षेत्रों को प्रभावित किया था। तो बच्चों, आज हमने किया है 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव थे या क्या परिणाम थे। आज ये हमारे कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों।